Good evening, students. So, this is our lecture number 47 on the Code of Criminal Procedure 1973 and the Bharatiya Nagरिक Suraksha Samhita 2023. अपने लास्ट लेक्चर में हमने अपने डिस्कशन को कंक्लूड किया था सेक्शन 172 पे. ठीक है, सेक्शन 172 पे हमने अपने डिस्कशन को कंक्लूड किया था. 172 किस चीज़ से रिलेटेड है? दैट इज रिलेटेड टू केस डायरी. Police officer, while he conducts an investigation under chapter 12, is obedient to maintain a case diary. ठीक है, और उस केस डायरी में वो क्या क्या एंटर करता है? जो भी उसकी डे टू डे प्रोसीडिंग होती है, उसने जितनी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की होती है इन्वेस्टिगेशन के दौरान, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन उसको केस डायरी में एंटर करनी होती है. क्या केस डायरी की किसी प्रकार की एविडेंशियल वैल्यू होती है? नहीं होती है. क्या केस डायरी को क्या अगर पुलिस ऑफिसर केस डायरी को मेंटेन नहीं करेगा तो क्या उससे केस के मेरिट्स पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा. उससे क्या फर्क पड़ेगा? बस जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की टेस्टिमनी होगी उसकी किसी भी प्रकार की एविडेंशियल वैल्यू नहीं होगी और उसको एडमिसिबल भी नहीं किया जाएगा इफ द पुलिस ऑफिसर वॉज नॉट एबल टू जस्टिफाई एज टू वाई ही वॉज नॉट एबल टू मेंटेन द केस डायरी. ठीक है, हमने ये सेक्शन 172 तक पढ़ लिया था. अब वी विल स्टार्ट आवर डिस्कशन विथ सेक्शन 173. बट बिफोर वी स्टार्ट सेक्शन 173, एक बार हमें इन्वेस्टिगेशन का जो चैप्टर है दैट इज चैप्टर 12, उसकी कहानी को एक बार फिर से देखना पड़ेगा. तो हमने चैप्टर 12 की कहानी शुरू की थी सेक्शन 154 से. सेक्शन 154 टॉक्स अबाउट इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस. कॉग्निजेबल केसेस कहां पे डिफाइंड है? सेक्शन 2C के अंदर. What is a cognizable offense? A cognizable offense is such offense where the police officer may arrest without warrant. जहां पर पुलिस ऑफिसर के पास बिना वारंट के अरेस्ट करने की पावर होती है. ठीक है, फिर हमने पढ़ा था सेक्शन 155 इंफॉर्मेशन इन नॉन कॉग्निजेबल केसेस. ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा था? इंफॉर्मेशन इन नॉन कॉग्निजेबल केसेस. यहां पर क्या होता है? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जो कि डिफाइंड है अंडर सेक्शन 2L. इट स्टेट्स दैट हियर द पुलिस ऑफिसर कैन नॉट मेक एन अरेस्ट विदाउट वारंट. अगर हमें पता लगाना है कि कोई ऑफेंस कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल है तो वी विल रेफर टू शेड्यूल 1 ऑफ CRPC. ठीक है, जहां पर जो क्रिमिनल ऑफेंसेस है वो इन्यूमरेटेड है और जो टेबल बना हुआ है ना उसमें लिखा हुआ है कि कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल है और कौन सा ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है. ठीक है, सो हमने ये पढ़ा. उसके बाद हमने क्या देखा सेक्शन 154 के बाद? कि पुलिस ऑफिसर के पास जो इन्वेस्टिगेशन करने की पावर होती है दैट इज अंडर सेक्शन 156. मैं जिन सेक्शंस को हाईलाइट कर रहा हूं थोड़ा उन पे ध्यान दीजिएगा. ठीक है, 156 के अंदर पुलिस ऑफिसर जो है वो इन्वेस्टिगेशन करने की पावर को डिराइव करता है. देन वी केम डाउन टू सेक्शन 157 विच टॉक्स अबाउट द प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन. प्रोसीजर में हमने क्या पढ़ा था आपको याद है? सबसेक्शन 1A के अंदर पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर है कि अगर प्राइमा फेसाई उसको लगता है कि केस जो है वो उतना सीरियस नेचर का नहीं है. ठीक है, केस जो है वो उतना सीरियस नेचर का नहीं है तो वो इन्वेस्टिगेशन तुरंत कमेंस नहीं करेगा. अगर वो चाहे तो थोड़ा डिले कर सकता है इन्वेस्टिगेशन को शुरू करने से. ठीक है, बी में हमने पढ़ा था कि पुलिस ऑफिसर अगर चाहे तो इन्वेस्टिगेशन क्लोज भी कर सकता है अगर किसी भी प्रकार का प्राइमा फेसाई केस ना बने तो. ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा था सेक्शन 157 के बाद? हमने पढ़ा था सेक्शन 158 एंड 159. ये क्या बोलता है कि जो अगर पुलिस ऑफिसर A या B पर जाता है, अगर वो इन्वेस्टिगेशन को तुरंत कमेंट्स नहीं करता है या फिर अगर वो इन्वेस्टिगेशन को क्लोज कर देता है तो उसको एक रिपोर्ट बनानी पड़ती है. जो रिपोर्ट होती है वो सेक्शन 158 एंड 159 के अंदर सबमिट की जाती है. ठीक है, मैजिस्ट्रेट को सबमिट की जाती है बाई अ सुपीरियर पुलिस ऑफिसर. अगर स्टेट गवर्नमेंट इस बिहाफ में किसी सुपीरियर पुलिस ऑफिसर को अपॉइंट करते हैं टू सबमिट द रिपोर्ट, सो द रिपोर्ट विल बी सबमिटेड बाय द सुपीरियर पुलिस ऑफिसर. ठीक है, क्या मैजिस्ट्रेट जो ये पुलिस ऑफिसर रिपोर्ट सबमिट करते हैं बाय वर्च्यू ऑफ A एंड B इससे बाउंड है? नहीं है बाउंड, ये आप ध्यान रखिएगा. ठीक है, मैजिस्ट्रेट इज नॉट बाउंड बाय द रिपोर्ट prepared by the police officer under section 157 and the magistrate can again order fresh investigation. ठीक है, either by the officer in charge of the police station या फिर by a superior police officer.
ठीक है। फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? इसके बाद हमने पढ़ा था सेक्शन 160 which talks about the police officer's power to require attendance of witnesses. ठीक है, हमने ये पढ़ा था ना, पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर है कि while is conducting an investigation under chapter 12 he hold this power to call anyone in the police station who he seems to appear with the facts and circumstances of the case. ठीक है, ये हमने सेक्शन 160 में पढ़ा था। फिर हमने सेक्शन 161 पढ़ा था जिसमें ये दिया हुआ था कि अगर पुलिस ऑफिसर ने किसी विटनेस को 160 के अंदर समन किया है तो अंडर 161 ही कैन कंडक्ट द एग्जामिनेशन ऑफ दैट पर्सन हु हैज बीन समन्ड अंडर सेक्शन 160। ठीक है, और एग्जामिनेशन करने के बाद अगर किसी विटनेस से उन्हें किसी भी प्रकार की रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मिलती है सो द सेम कैन बी रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा था? फिर हमने पढ़ा था कि जो ये स्टेटमेंट्स होती है इनकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या होती है। क्या प्रोसिक्यूशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर जितने भी स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करता है उनको यूज कर सकता है इन द कोर्स ऑफ ट्रायल? नहीं कर सकता। ठीक है, और साथ ही साथ जिन स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है अंडर सेक्शन 161 उनके ऊपर विटनेसेस का सिग्नेचर भी नहीं लिया जाता है, बट इसका एक एक्सेप्शन था सेक्शन 297। याद है आपको ये चीज? ठीक है, हाँ, स्टेटमेंट्स नॉट टू बी साइंड एंड एविडेंशियरी वैल्यू। यहां तक आपको क्लियर है? ओके, फिर नेक्स्ट हमने जो इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ा था दैट वाज सेक्शन 164A विच टॉक्स अबाउट मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम ऑफ रेप। ठीक है, जो रेप की विक्टिम होती है उनका मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जा सकता है अंडर सेक्शन 164A इफ द पुलिस ऑफिसर प्रपोज टू डू द सेम। लेकिन यहां पर अगर विक्टिम का मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जा रहा है तो उनका कंसेंट इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। अगर कंसेंट आपने नहीं लिया तो फिर वहां पर आप उस विक्टिम का, जो कि रेप की विक्टिम है, उनका मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा था? सेक्शन 167 विच इज, आई एम सो सॉरी, एक सेक्शन मैंने गलती से स्किप कर दिया। ठीक है, 162 के बाद हमने पढ़ा था सेक्शन 164 विच इज रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशंस एंड स्टेटमेंट्स। कौन करता है कन्फेशन और स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड 164 के अंदर? मैजिस्ट्रेट। ठीक है, फिर इसके बाद हमने पढ़ा था 167। अब 167 क्या कहता है? ये कहता है कि अगर 24 घंटे में बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 57 इफ द इन्वेस्टिगेशन वाज नॉट कंप्लीटेड इन द टाइम फ्रेम ऑफ 24 आवर्स सो द एक्यूज्ड मस्ट बी मैंडेटरली प्रेजेंट बिफोर द मैजिस्ट्रेट इफ द पुलिस ऑफिसर इज ऑफ द ओपिनियन दैट द कस्टडी ऑफ द एक्यूज्ड शुड बी इंक्रीज्ड। ठीक है, अगर सेक्शन 57 के अंदर जो कहा गया है कि 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती है तो आपको 167 के अंदर एक्यूज्ड को प्रोड्यूस करना पड़ेगा मैजिस्ट्रेट के सामने अलॉन्ग विद द केस डायरी एंड अदर एसेंशियल रिपोर्ट्स। ठीक है, अदर एसेंशियल रिपोर्ट्स में आपका क्या आता है? जैसे सेक्शन 54 का आपका जनरल मेडिकल एग्जामिनेशन का जो रिपोर्ट था, याद है ना, मैंने आपको सब बताया था ये सारी चीजें। ठीक है, 167 के बाद वी केम डाउन टू सेक्शन 169। ठीक है, 169 अभी के डिस्कशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 169 टॉक्स अबाउट डेफिशिएंट एविडेंस। ठीक है, 169 सेज कि अगर पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये लगता है कि जो एक्यूज्ड है उसके अगेंस्ट में सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, रादर डेफिशिएंट एविडेंस है, तो वो उसको ऑन द ग्राउंड ऑफ डेफिशिएंट एविडेंस अगर एक्यूज पुलिस कस्टडी में है तो रिलीज कर सकता है और डेफिशिएंट एविडेंस के बेसिस पे एक क्लोजर रिपोर्ट सबमिट की जाती है। ठीक है, क्लोजर रिपोर्ट सबमिट की जाती है जिसे हम नेगेटिव चार्जशीट भी कहते हैं या फिर रेफर्ड चार्जशीट भी। ये सारे टर्म्स आप लोग लिख लीजिएगा अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो। ठीक है, फिर सेक्शन 169 के बाद हमारा आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ टुडे दैट इज सेक्शन 170 विच टॉक्स अबाउट सफिशिएंट एविडेंस। ठीक है,
170, 171 and 172 आर 170 एंड 171 आर ऑलमोस्ट रिलेटेड. ठीक है. 172 जो है आपका वो केस डायरी से रिलेटेड है कि पुलिस ऑफिसर को केस डायरी एक मेंटेन करनी पड़ती है जो ड्यूली पेजिनेटेड होती है. अलॉन्ग विद दैट उसमें पुलिस की जितनी भी डे टू डे प्रोसीडिंग होती है वाइल इज कंडक्टिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर चैप्टर 12, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन उसमें एंटर की जाती है सेक्शन 172 के अंदर, जो केस डायरी मेंटेन की जाती है बाय द पुलिस ऑफिसर. तो सेक्शन 170 ये कहता है कि अगर पुलिस ऑफिसर को सफिशियंट एविडेंस मिल गया एक्यूज्ड के अगेंस्ट में, तो वो वहां पर क्या करेंगे, then he will file a charge sheet under section 173. कहानी समझ में आ रही है ना आपको? कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है. तो सेक्शन 170 क्या कहता है कि पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट किया चैप्टर 12 के अंदर एंड दे फाउंड दैट देयर इज सफिशिएंट एविडेंस अगेंस्ट द एक्यूज्ड. ठीक है. जब सफिशिएंट एविडेंस को मिल जाएगा तो वो चार्जशीट सबमिट कर देंगे. अच्छा, मैं थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दे दे रहा. जब चार्जशीट सबमिट हो जाती है तो मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी शुरू कर देते हैं. ठीक है. एंड विद द फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस ट्रायल कमेंसेस. ठीक है. जैसे ही मैजिस्ट्रेट चार्जेस को फ्रेम कर देते हैं उसी टाइम पर ट्रायल भी कमेंस हो जाता है. क्लियर है आपको? ठीक है. और ये तो 154 की जर्नी हो गई. 155 में क्या होता है? सेक्शन 155 सब सेक्शन 3 के अंदर जब पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करने की पावर रिसीव कर लेते हैं, परमिशन रिसीव कर लेते हैं फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट, मतलब बेसिकली नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पहले मैजिस्ट्रेट की परमिशन चाहिए होती है. एंड द मोमेंट द पुलिस ऑफिसर रिसीव्स द परमिशन ऑफ द मैजिस्ट्रेट, ही विल अगेन फॉलो द प्रोसीजर फ्रॉम सेक्शन 156. कोई डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस इतना आ जाता है कि 154 में बिना मैजिस्ट्रेट के परमिशन के पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर सकता है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वहां पर पहले मैजिस्ट्रेट की परमिशन इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस. एंड आफ्टर रिसीविंग द परमिशन फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट द पुलिस ऑफिसर कैन कंडक्ट द इन्वेस्टिगेशन फॉलोइंग द सेम प्रोसीजर विच इज बीइंग फॉलोड इन अ कॉग्निजेबल ऑफेंस. यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर है? ठीक है. तो हम पहुंच गए अब सेक्शन 173 की तरफ. सेक्शन 173 पे कूदने के लिए पहले हमें सेक्शन 170 पे जाना पड़ता है. ठीक है. प्री रिक्विजिट है आप कह सकते हैं 173 का, कि जब पुलिस ऑफिसर के पास सफिशिएंट एविडेंस होता है देन ही फाइल्स अ चार्जशीट. ठीक है. एंड नाउ वी विल सी कि चार्जशीट में क्या क्या एस्पेक्ट्स कवर्ड हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 173. It says, section 173 says, report of police officer on completion of investigation. On completion of investigation. इसका मतलब यहां पर ये है कि ये दोनों ही रिपोर्ट की बात कर रहा है. ठीक है. अब इन्वेस्टिगेशन का कंक्लूजन जो है वो सफिशिएंट भी हो सकता है और वो डेफिशिएंट भी हो सकता है. तो दोनों जो रिपोर्ट्स होती हैं वो सेक्शन 173 के अंदर ही सबमिट की जाती है. ठीक है. ध्यान रखिएगा, जो क्लोजर रिपोर्ट होता है और जो आपका चार्जशीट होता है वो दोनों 173 के अंदर ही सबमिट किया था. दैट्स वाई द हेड नोट सेज रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर ऑन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन. इट डज नॉट से कि चार्जशीट ऑफ पुलिस ऑफिसर ऑन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन. इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद पुलिस ऑफिसर कैन ड्रॉ बोथ कंक्लूजन दैट देयर इज सफिशिएंट एविडेंस और देयर इज डेफिशिएंट एविडेंस अगेंस्ट द एक्यूज्ड. ठीक है. नाउ सबसेक्शन 1, every investigation under this chapter shall be completed without unnecessary delay. What subsection 1 is saying कि अगर पुलिस ऑफिसर चैप्टर 12 के अंदर कोई भी इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर रहा है तो दैट इन्वेस्टिगेशन शुड बी कंप्लीटेड विदाउट अननेसेसरी डिले. मतलब कि इट इज अ डायरेक्शन टू द पुलिस ऑफिसर. ठीक है. इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए डायरेक्शन. आई एम सो सॉरी फॉर दिस, गिव मी अ सेकेंड. या सो इट इज अ डायरेक्शन to the police officer who is conducting an investigation under chapter 12 that without any unreasonable, unnecessary, undue delay you should complete the investigation. ठीक है. अच्छा, अब एक बात बताइए, जो ये डायरेक्शन है ये कहीं ना कहीं एक प्रकार का प्रोसीजर ही है ना? हाँ, सोचिए इसके बारे में. अगर आप पुलिस ऑफिसर को ये डायरेक्शन देते हैं कि इन्वेस्टिगेशन को एक टाइम फ्रेम में कंप्लीट करो या फिर किसी अनरीजनेबल डिले के कंप्लीट करो, तो इट इज सम सॉर्ट ऑफ प्रोसीजर दैट यू आर गिविंग टू द पुलिस ऑफिसर कि आप इस प्रोसीजर को फॉलो करो. तो अगर ये एक प्रोसीजर है तो उसको सेक्शन 157 में क्यों नहीं डाला गया? सेक्शन 157 विच टॉक्स अबाउट प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन, तो उसमें क्यों नहीं डाला गया? द रीजन बीइंग कि इन्वेस्टिगेशन जो है जब वो कंप्लीट होती है उसके बाद चार्जशीट या फिर क्लोजर रिपोर्ट सबमिट होता है. ठीक है. तो जहां पर चार्जशीट या फिर क्लोजर रिपोर्ट का जो सेक्शन होगा वहां पर ये चीज डालना कि आप इन्वेस्टिगेशन
कंप्लीट करिए इन ए टाइम बाउंड मैनर वुड मेक मोर सेंस रेदर पुटिंग दिस प्रोविजन इन प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन, बिकॉज प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन में अगर आप ये डाल दें कि आप इन्वेस्टिगेशन जल्दी कंप्लीट करो, ठीक है, तो उसकी रेलेवेंस उतनी रह नहीं जाएगी। उसकी रेलेवेंस फिर तभी रहेगी जब उसको किसी ऐसे सेक्शन में डाला जाए जहां पर फाइनल सबमिशन ऑफ रिपोर्ट हो रही ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था बट फिर भी आप समझ लीजिए। 1A, द इन्वेस्टिगेशन इन रिलेशन टू एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 376, 376A, 376AB, 376B, 376C, D, these all are of, ये सारे के सारे क्या हैं? रेप एंड एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ रेप, ठीक है। ऑफेंसेस रिलेटेड टू रेप एंड एग्रेवेटेड फॉर्म्स ऑफ रेप, ठीक है। अगर आपको सही लगे तो आप इन सेक्शंस को रेफर कर सकते हो आईपीसी के अंदर, ठीक है। इसमें एक्चुअली ये सेक्शन कंप्लीट नहीं है तो मैं आपको बैरेट से पढ़ा दे रहा। प्लीज ओपन योर बैरेट, अपने बैरेट खोल लीजिए, ठीक है। सेक्शन इसमें पूरा कंप्लीट नहीं है। सो इट सेज द इन्वेस्टिगेशन इन रिलेशन टू एन ऑफेंस अंडर रेप एंड एग्रेवेटेड फॉर्म्स ऑफ रेप ऑफ द इंडियन पीनल कोड शैल बी कंप्लीटेड, इट सेज शैल बी कंप्लीटेड विद इन 2 months from the date on which the information was recorded by the officer in charge of the police station. अब यहां पर ये क्या बोलता है? यहां पर ये बोलता है कि अगर जो ऑफेंस जिसकी इंफॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर ने सेक्शन 154 के अंदर रजिस्टर की है, इट इज रिलेटेड टू रेप या फिर एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ रेप, तो वहां पर द इन्वेस्टिगेशन मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 2 months, ठीक है। एंड अगेन इफ यू पे फोकस ऑन दिस सेक्शन, इट सेज शैल बी कंप्लीटेड विद इन 2 months. अब इसका मतलब क्या हुआ? क्या इसका मतलब ये हुआ कि वने ये कह रहा है कि अगर रेप या फिर एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ रेप है तो वहां पर द इन्वेस्टिगेशन शुड मैंडेटरली बी कंप्लीटेड विद इन 2 months? द आंसर इज नो, ठीक है। मैं लिख देता हूं, for rape and aggravated form of rape offenses, the time frame of 2 months is only a direction to the police officer, because there is no repercussion if the police officer was not able to complete the investigation. Within 2 months. इसका मतलब यहां पर यह है, 1A बोलता है कि हम ये चीज मैंडेटरी कर रहे हैं कि पुलिस ऑफिसर 2 महीने में रेप या फिर एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ रेप के अगर ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो उसको कंप्लीट करे, ठीक है। बट ध्यान दीजिएगा ये अगेन सिर्फ एक डायरेक्शन के फॉर्मेट में है। क्यों डायरेक्शन के फॉर्मेट में है? बिकॉज ये नहीं लिखा हुआ है कि अगर 2 महीने में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती है तो पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट क्या क्या एक्शन लिए जाएंगे। अगर मान लीजिए उसमें लिख दिया होता कि अगर 2 महीने में कंप्लीट नहीं होता है तो हम या तो एक्यूज को रिलीज कर देंगे, ठीक है, या तो एक्यूज को रिलीज कर देंगे या फिर पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट में डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैठा देंगे, कुछ भी ऐसा अगर कुछ लिखा होता तो वहां पर इस सेक्शन का जो रेलेवेंस है ना वो मैंडेटरी इन कैरेक्टर हो जाता। अब पुलिस ऑफिसर को बाध्य नहीं कर सकते कि एक टाइम फ्रेम मैनर में इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करे, बिकॉज इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस है ना ये बहुत लेंदी होता है। कई बार क्या होता है ना, बहुत समय बाद भी कुछ एविडेंस बाहर निकल के आ जाते हैं, से पूरा केस उलट पड़ जाता है। तो आप इन्वेस्टिगेशन का जो इन्वेस्टिगेशन का जो ये प्रोसीजर है इसको आप लिमिटेड नहीं कर सकते एक टाइम फ्रेम में कि इतने महीने में या उतने महीने में करो। हाँ, आप एक तरह का डायरेक्शन दे दो कि इतना जल्दी कंप्लीट करो, बिकॉज ये काफ़ी सिवियर ऑफेंसेस हैं। यहाँ पर जितना जल्दी आप इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करोगे उतनी जल्दी जो एविडेंसेस हमने कलेक्ट किए हैं उनकी एविडेंशियरी वैल्यू रहेगी। अब रेप का ऑफेंस है, उसमें कई प्रकार के ऐसे एविडेंसेस होते हैं जो टाइम के साथ उनकी वैल्यू खत्म हो जाती है, ठीक है। तो 2 महीने का जो डायरेक्शन दिया गया पुलिस ऑफिसर को वो इसी को ध्यान में रखते हुए दिया गया है कि इन ऑफेंसेस में जो एविडेंसेस पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे कलेक्ट करते हैं उनकी एविडेंशियरी वैल्यू विद द पैसेज ऑफ टाइम डिमिनिश हो जाती है।
तो ऐसा सिचुएशन ना क्रिएट हो, इसीलिए पुलिस ऑफिसर को बस मात्र एक डायरेक्शन दिया जा रहा है कि आप 2 महीने में इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करिए। ऐसा नहीं अगर आप नहीं करेंगे तो हम आपकी जॉब खा जाएंगे या फिर हम आपके अगेंस्ट में डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैठा देंगे या फिर एक्यूज को रिलीज कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अगेन ये चीज आप ध्यान रखिएगा, 1A के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन का टाइम फ्रेम है, इट इज नॉट मैंडेटरी, रैदर इट इज डायरेक्टरी। ठीक है, 1A आपको क्लियर है? मैं फिर से पढ़ दे रहा, यहाँ बस 2 महीने का टाइम फ्रेम याद रखिएगा, ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये जो आईपीसी के ऑफेंसेस इसमें एन्यूमरेटेड है ये भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सबसेक्शन 2 पे आते हैं, एज सून एज इट इज कंप्लीटेड। ठीक है, एज सून एज इट इज कंप्लीटेड द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन शैल forward to a magistrate empowered to take cognizance of the offence on a police report, a report in the form prescribed by the state government stating। अब रुकिए, यहाँ जाने से पहले थोड़ा कुछ चीज़ों को देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि मैजिस्ट्रेट जो है, जो मैजिस्ट्रेट है आपका, वो कॉग्निजेंस किस सेक्शन के अंदर लेता है? सेक्शन 190। ठीक है, सेक्शन 190 के अंदर ईदर द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास or the judicial magistrate of the second class is empowered to take cognizance. Judicial magistrate second class if CJM has specially empowered the second class magistrate to take the cognizance। ठीक है, अब सेक्शन 190 क्या बोलता है कि जो मैजिस्ट्रेट है, इधर द फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास, दे आर empowered to take cognizance on a complaint, on a police report and बाय एनी अदर इन्फॉर्मेशन। अच्छा, ये बाय एनी अदर इन्फॉर्मेशन क्या होता है मैं बताता हूँ। अब सपोज मैजिस्ट्रेट जो हैं वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, उनको वहाँ पर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली बेस्ड ऑन विच ही इज एम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस। वो अपनी मॉर्निंग वॉक पे निकले थे मैजिस्ट्रेट साहब। ठीक है, मॉर्निंग वॉक पे जाते हुए उन्हें देखा कि एक इंसान जो है उनके सामने कोई ऑफेंस कमिट कर दिया। अब यहाँ पर ना उस इंसान के अगेंस्ट में कोई कंप्लेंट मिली है मैजिस्ट्रेट को, ना ही मैजिस्ट्रेट को कोई पुलिस रिपोर्ट मिली है, मतलब इन्वेस्टिगेशन चालू होने के बाद जो चार्जशीट सबमिट होती है ना, वो मिली है। ठीक है, बस मैजिस्ट्रेट ने एक इंसान को मतलब एक ऑफेंस कमिट करते हुए देखा एंड बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 44 मैजिस्ट्रेट ने उसको अरेस्ट भी कर लिया। अरेस्ट करने के बाद ही टुक द कॉग्निजेंस। ठीक है, ये भी हो सकता है। अच्छा, आपको याद है ना सेक्शन 44 क्या बोलता था? इट सेज कि मैजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में अगर आप किसी भी प्रकार का कॉग्निजेबल या फिर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट कर रहे हैं, मतलब उसके जुरिस्डिक्शन में, मैजिस्ट्रेट के जुरिस्डिक्शन में, तो द मैजिस्ट्रेट इज एम्पावर्ड टू मेक द अरेस्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। उसी समय वो आपको अरेस्ट करवा सकते हैं। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा था काफ़ी डिटेल में। बस ये समझ लीजिए कि जो कॉग्निजेंस लेने की पावर है मैजिस्ट्रेट के पास, दैट इज ऑन द ग्राउंड ऑफ कंप्लेंट, पुलिस रिपोर्ट एंड बाय एनी अदर इंफॉर्मेशन या फिर बाय एनी अदर पर्सन। ठीक है, क्लियर है आपको? अब सबसेक्शन 2 आगे क्या बोलता है? इट सेज एज सून एट इज कंप्लीटेड, मतलब जितना जल्दी भी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाए, द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन शैल फॉरवर्ड टू अ मैजिस्ट्रेट empowered टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस ऑन ए पुलिस रिपोर्ट, अ रिपोर्ट इन द फॉर्म प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट गवर्नमेंट स्टेटिंग। ठीक है, जैसे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी पुलिस ऑफिसर की, दे आर ड्यूटी बाउंड टू फॉरवर्ड द पुलिस रिपोर्ट बिफोर द मैजिस्ट्रेट हु इज empowered टू टेक कॉग्निजेंस। ठीक है, जो रिपोर्ट का फॉर्म होगा इट विल बी प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट गवर्नमेंट। उस रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होगा? इट विल बी प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन जो ये इंफॉर्मेशन आपकी दी गई है, ठीक है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मस्ट बी इंक्लूडेड इन द पुलिस रिपोर्ट। उसका फॉर्मेट तो स्टेट गवर्नमेंट बताएगा कि आपको कैसे मेंटेन करना है, उसके पेजेस पेजिनेटेड रहेंगे कि नहीं रहेंगे, उसमें कॉलम्स होंगे कि नहीं होंगे, फॉर्म तो स्टेट गवर्नमेंट बताएगा। लेकिन जो ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है सेक्शन 173 सब सेक्शन 2 के अंदर, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन तो उसमें इंक्लूड होनी ही चाहिए। पहले आता है नेम ऑफ द पार्टीज। ठीक है, कौन कौन से पार्टीज इन्वॉल्व हैं, एक्यूज्ड कौन है, ठीक है, विक्टिम कौन है, ये सारी इंफॉर्मेशन इसमें लिखनी पड़ती है द नेम ऑफ द पार्टीज में। फिर आता है नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन, वेदर द इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन विच द पुलिस ऑफिसर हैज सबमिटेड द चार्जशीट इज ए कॉग्निजेबल ऑफेंस या फिर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, साथ ही साथ बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी, आपको मतलब पुलिस ऑफिसर को। सी द नेम्स ऑफ द पर्सन्स हु अपीयर टू बी एक्वेंटेड विद द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। ये बेसिकली प्रोसिक्यूशन विटनेसेस की बात कर रहा है। ठीक है, जो आपके प्रोसिक्यूशन विटनेसेस होते हैं ना, जिनको प्रोसिक्यूशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल प्रेजेंट करता है अपने केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ये उनकी बात कर रहा है। उनका नाम आपको देना पड़ेगा जो आपको लगता है कि दे अपीयर टू बी एक्वेंटेड विद द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस।
वेदर एनी ऑफेंस अपीयर्स टू हैव बीन कमिटेड एंड इफ सो बाय होम, किसी भी प्रकार का ऑफेंस कमिट हुआ है कि नहीं हुआ है। मैंने आपको बताया था ना कि जो आपका पुलिस रिपोर्ट होता है इसमें 2 कॉलम्स होते हैं, ठीक है, इसमें 2 कॉलम्स होता है। कॉलम 1 के अंदर उन लोगों के नाम लिखे होते हैं जिनके अगेंस्ट में चार्जशीट सबमिट होती है, जिनके अगेंस्ट में चार्जेस लगे होते हैं, और कॉलम 2 में उन लोगों का नाम होता है जिनके अगेंस्ट में क्लोजर रिपोर्ट सबमिट की जाती है, ठीक है। मैंने आपको ये चीज बताया था ना, तो ये इसी चीज की बात कर रहा है। वेदर एनी ऑफेंस अपीयर्स टू हैव बीन कमिटेड, मतलब इन लोगों के अगेंस्ट में चार्जशीट सबमिट हुई है बिकॉज इट अपीयर्स दैट एन ऑफेंस हैज बीन कमिटेड बाय दीज पीपल, और इन लोगों के अगेंस्ट में क्लोजर रिपोर्ट सबमिट हुई है बिकॉज द पुलिस ऑफिसर फाउंड डेफिशिएंट एविडेंस अंडर सेक्शन 169, ठीक है। तो ये इसी की बात कर रहा है, ठीक है। वेदर एनी ऑफेंस अपीयर्स टू हैव बीन कमिटेड एंड इफ सो बाय होम, ठीक है। देखो ऑफेंस कमिट हुआ है तो चार्जेस लगे, किसने कमिट किया, ए ने किया, चार्जेस लगे बी ने कमिट किया, चार्जेस लगे सी ने कमिट किया, चार्जेस लगे डी ने कमिट किया, यही पूछ रहा है ना, इफ सो बाय होम, ठीक है। क्लियर है आपको। वेदर द एक्यूज्ड हैज बीन अरेस्टेड, अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई इंफॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर को मिलती है, वेदर इट्स कॉग्निजेबल या फिर नॉन कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल तो पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर ही सकता है, ठीक है। बेसिकली कॉग्निजेबल की यहाँ पे बात हो रही है। जब भी पुलिस ऑफिसर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो क्या वहां पर अरेस्ट मैंडेटरी होता है? बिल्कुल नहीं, अरेस्ट इज नॉट मैंडेटरी, ठीक है। अरेस्ट इज नॉट मैंडेटरी, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पे इसीलिए वेदर कहा गया है कि ठीक है आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं बट अरेस्ट करना तो आपका डिस्क्रिशन है। ऐसा नहीं है कि आपको कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन जैसे ही मिल गई अब तुरंत जाके अरेस्ट कर लीजिए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अरेस्ट करने के लिए आपको याद होगा ना, सेक्शन 41 मैंने पढ़ाया था, उसमें क्या कहा था कि अरेस्ट करने के लिए आपके पास एक रीजनेबल कंप्लेंट होना चाहिए, ठीक है। एक रीजनेबल कंप्लेंट होना चाहिए, आपने किसी प्रकार की क्रेडिबल इंफॉर्मेशन रिसीव की होनी चाहिए, ठीक है, या फिर किसी प्रकार का रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट होना चाहिए। ओनली देन यू विल बी एम्पावर्ड टू मेक एन अरेस्ट। मतलब जो अरेस्ट है इट इज डिस्क्रिशनरी, ठीक है। डिस्क्रिशनरी इसी रीजन पे क्योंकि अरेस्ट जो है ना it is not mandatory. On the other hand, the registration of FIR is mandatory, but arrest is not mandatory. तो अगर आपने अरेस्ट किया है तो आपको वो भी लिखना पड़ेगा along with the reason कि आपने accused को अरेस्ट क्यों किया है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे वेदर है, क्वेश्चन पूछा गया आपसे वेदर द accused has been arrested, ठीक है। तो आप बोलेंगे हाँ, yes the accused has been arrested because of these reasons. F, whether he has been released on his bond and if so whether with or without surety. क्या उसको बेल पे छोड़ा गया है, और अगर बेल पे छोड़ा गया है तो उससे कितना सिक्योरिटी लिया गया है, उसके श्योरिटीज कौन है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको लिखनी पड़ेगी। वेदर ही हैज बीन फॉरवर्डेड इन कस्टडी अंडर सेक्शन 170, क्या सेक्शन 170 के अंदर विच टॉक्स अबाउट डेफिशिएंट एविडेंस, मतलब बेसिकली अगर सपोज द पर्सन इज इन पुलिस कस्टडी, ठीक है, और उस पर्सन एक्यूज्ड के अगेंस्ट में पुलिस ऑफिसर को सफिशिएंट एविडेंस मिल गया तो वो क्या करते हैं, उसको फॉरवर्ड कर देते हैं इन द जुडिशियल कस्टडी। तो यहाँ पे यही मजिस्ट्रेट पूछ रहा है पुलिस रिपोर्ट के अंदर कि क्या उसको जुडिशियल कस्टडी में फॉरवर्ड कर दिया गया है या फिर द पर्सन इज स्टिल इन पुलिस कस्टडी, ठीक है। और एक चीज मैंने आपको बताया था सेक्शन 170 के अंदर कि इफ द पर्सन इज आउट ऑन बेल और उसके अगेंस्ट में पुलिस ऑफिसर को सफिशिएंट एविडेंस मिल जाता है बेस्ड ऑन विच दे फाइल्ड अ चार्ज शीट, तो क्या चार्ज शीट के सबमिशन के बाद देयर विल बी एन ऑटोमेटिक अरेस्ट? नो, ऑटोमेटिक अरेस्ट नहीं होता इफ द पर्सन इज आउट ऑन बेल, ठीक है। तो जी आपका यही पूछ रहा है कि जो इंसान है जिसको अरेस्ट करके पुलिस कस्टडी में रखा गया था क्या उसको जुडिशियल कस्टडी में फॉरवर्ड किया गया अंडर सेक्शन 170? एच कहता है whether the report of medical examination of the woman has been attached where investigation relates to an offense under rape and aggravated forms of rape of the Indian Penal Code. बेसिकली यहाँ पे ये कह रहा है कि जो सेक्शन 164A है जो विच टॉक्स अबाउट द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द विक्टिम ऑफ रेप, क्या आपने विक्टिम का मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट किया है? अगर आप इन ऑफेंसेस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो अगर आपने किया है तो दैट रिपोर्ट शुड ऑल्सो बी अटैच देयर इन, वो रिपोर्ट भी आपको सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर है ना? ठीक है। अब ना हाँ, अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं। द ऑफिसर शैल ऑल्सो कम्युनिकेट इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट गवर्नमेंट द एक्शन टेकन बाय हिम। The officer shall also communicate in such manner as may be prescribed by the state government the action taken by him to the person, if any, by whom the information relating to the commission of the offense. एक सेकेंड, ये शायद पूरा नहीं है। Offense was first given, ठीक है। बेसिकली यहां पर क्या बोल रहा है कि जब किसी ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर शुरू करते हैं
ठीक है। तो वहां पर एक इंफॉर्मेंट होता है, ठीक है। जब वो इंफॉर्मेशन देता है अंडर सेक्शन 154 या सेक्शन 155, तो बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन द पुलिस ऑफिसर स्टार्ट्स द इन्वेस्टिगेशन। अब मत बोलेगा 155 में पहले मजिस्ट्रेट की परमिशन चाहिए होती है, मुझे पता है, मैं बस वो चीज़ बार बार रिपीट नहीं कर रहा, ठीक है। तो इंफॉर्मेंट ने इंफॉर्मेशन दी, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन द पुलिस ऑफिसर स्टार्टेड द इन्वेस्टिगेशन। क्लियर है। अब इन्वेस्टिगेशन का जो कंक्लूजन है, इट कैन ईदर बी डेफिशिएंट एविडेंस, ठीक है, इट कैन ईदर बी डेफिशिएंट एविडेंस और सफिशिएंट एविडेंस। डेफिशिएंट एविडेंस पे क्लोजर रिपोर्ट सबमिट होती है और सफिशिएंट एविडेंस पे चार्जशीट सबमिट होती है, ठीक है। तो अगर सपोज डेफिशिएंट एविडेंस के ग्राउंड पर क्लोजर रिपोर्ट सबमिट हुआ और मैजिस्ट्रेट ने क्लोजर रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर ली, ठीक है, पुलिस ऑफिसर ने डेफिशिएंट एविडेंस पाया एंड मैजिस्ट्रेट ने डेफिशिएंट एविडेंस के ग्राउंड पे क्लोजर रिपोर्ट जो सबमिट की थी पुलिस ऑफिसर ने, उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो यहां पर ये क्या बोल रहा है, यहां पर ये बोल रहा है कि जो भी इन्वेस्टिगेशन का कंक्लूजन होगा, इट शुड बी इन्फॉर्म टू द इन्फॉर्मेंट। देखिए क्या लिखा है, द ऑफिसर शैल ऑल्सो कम्युनिकेट, इट इज मैंडेटरी इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जो भी तरीका बताएगा आपको इन्फॉर्म करने का टू द इन्फॉर्मेंट, ठीक है। द एक्शन टेकन बाय हिम टू द पर्सन इफ एनी बाय हुम द इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ द ऑफेंस वाज फर्स्ट गिवन। बेसिकली ये क्या कह रहा है कि जब आपको इन्फॉर्मेशन मिला, आपने इन्वेस्टिगेशन किया, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद आपने जो भी कंक्लूजन ड्रॉ किया, चाहे वो डेफिशिएंट एविडेंस हो या फिर सफिशिएंट एविडेंस हो, ठीक है, वो आपको इन्फॉर्मेंट को बताना पड़ेगा। सफिशिएंट एविडेंस क्यों बताते हैं, ताकि जो इन्फॉर्मेंट है उसको एक बॉन्ड में एंटर करवाया जा सके, ताकि उसकी प्रेजेंस को इंश्योर किया जा सके ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल। ये आपको याद है ना, मैंने सफिशिएंट एविडेंस से पढ़ाया था, ठीक है। और अगर डेफिशिएंट एविडेंस है और आपने क्या किया, क्लोजर रिपोर्ट सबमिट किया था और क्लोजर रिपोर्ट जो है मजिस्ट्रेट ने एक्सेप्ट भी कर ली। आपने क्लोजर रिपोर्ट सबमिट किया था और मजिस्ट्रेट ने क्लोजर रिपोर्ट अगर एक्सेप्ट भी कर ली, तो वहां पर तो इन्वेस्टिगेशन अब कंटिन्यू होगा ही नहीं। यहीं पर आपका आता है द कंसेप्ट ऑफ प्रोटेस्ट पिटीशन। ये एक व्यूअर ने मुझसे पूछा भी था इसके रिगार्डिंग सवाल, प्रोटेस्ट पिटीशन के रिगार्डिंग सवाल। सो जो आपका प्रोटेस्ट पिटीशन होता है, इट इज कवर्ड अंडर दिस, ठीक है। आइए देखते हैं प्रोटेस्ट पिटीशन कहता क्या है। देखिए प्रोटेस्ट पिटीशन क्या होता है कि अगर सपोज मैजिस्ट्रेट ने क्लोजर रिपोर्ट सबमिट कर एक्सेप्ट कर ली, ठीक है, तो जो आपके इंफॉर्मेंट हैं उनके पास ये अधिकार है कि वो अगेंस्ट द एक्सेप्टेंस ऑफ द क्लोजर रिपोर्ट ही कैन अप्रोच द मैजिस्ट्रेट विद द प्रोटेस्ट पिटीशन। और प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करने का इंफॉर्मेंट के पास राइट है, ठीक है। आइए इससे रिलेटेड केस लॉस पढ़ते हैं। भगवंत सिंह वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस 1985 सुप्रीम कोर्ट। द कोर्ट ऑब्जर्व दैट इट इज द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस दैट इफ द मैजिस्ट्रेट डिसाइडेड नॉट टू टेक कॉग्निजेंस बेस्ड ऑन द चार्जशीट और क्लोजर रिपोर्ट, ही मस्ट हैव टू इन्फॉर्म द इन्फॉर्मेंट अबाउट हिज डिसीजन टू गिव द इन्फॉर्मेंट द राइट टू फाइल अ प्रोटेस्ट पिटीशन, ठीक है। अगर क्लोजर रिपोर्ट सबमिट हुआ है, मैजिस्ट्रेट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो इन्फॉर्मेंट को बताया जाएगा कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दी थी, बेस्ड ऑन दैट वी आर नॉट कंटिन्यूइंग द इंक्वायरी और ट्रायल और एनी सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो यहां पर मैजिस्ट्रेट के ऊपर एक ड्यूटी डाली गई है कि अगर वो कॉग्निजेंस नहीं ले रहे हैं, ठीक है, इधर बेस्ड ऑन द चार्जशीट और क्लोजर रिपोर्ट। अब चार्जशीट क्यों लिखा है, मैंने आपको क्या बताया था कि चाहे पुलिस ऑफिसर क्लोजर रिपोर्ट सबमिट करे या फिर चार्जशीट सबमिट करे, दोनों पर ही मैजिस्ट्रेट बाध्य नहीं है। मैजिस्ट्रेट इज नॉट बाउंड बाय एनी रिपोर्ट सबमिटेड बाय द पुलिस ऑफिसर, ठीक है। अगर ऐसा होता है कि जो मैजिस्ट्रेट है वो या तो चार्जशीट या फिर क्लोजर रिपोर्ट दोनों को ही एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं, बिकॉज उनको लगता है यहाँ पे किसी प्रकार की टैम्परिंग है या वॉट एवर रीजन इज देयर, तो वहां पर जो इन्फॉर्मेंट है उसको बताया जाएगा कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दिया था, बेस्ड ऑन दैट देयर इज नो इंक्वायरी और ट्रायल इज बीइंग कंडक्टेड, ठीक है, ताकि वो प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल कर सके। क्लियर आपको ये चीज। आइए दूसरा केस पढ़ते हैं। दूसरा केस है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्प्लॉयज यूनियन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1996 सुप्रीम कोर्ट। हियर द कोर्ट ऑब्जर्व्ड that the informant may file a protest petition against the closer report or against the decision of the magistrate to not take cognizance. On such a petition, the magistrate is duty bound to conduct a hearing, and after the hearing, the magistrate may decide to take cognizance on the police report or not to take cognizance. In very rare cases, he may also convert the protest petition into a complaint and take cognizance upon the complaint. ठीक है? Generally, within 7 days of intimation, the protest petition has to be filed. It is also a principle of natural justice that the accused can file a revision against the प्रोटेस्ट पिटीशन। तो बेसिकली यहां पर ये क्या कहता है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया था कि जो इन्फॉर्मेंट है,
जो इन्फॉर्मेशन उसने दी थी, अगर बेस्ड ऑन दैट देयर इज नो इन्वेस्टिगेशन, सॉरी द इन्वेस्टिगेशन वॉज क्लोज्ड, ठीक है, क्योंकि क्लोजर रिपोर्ट सबमिट हुआ या फिर चार्जशीट जो भी है, मतलब मैजिस्ट्रेट ने बेसिकली बेस्ड ऑन दैट इन्फॉर्मेशन रिफ्यूज टू टेक कॉग्निजेंस, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा, वहां पर जो इन्फॉर्मेंट है उसके पास प्रोटेस्ट पिटिशन फाइल करने का राइट आ जाएगा, ठीक है। एंड वो फिर मैजिस्ट्रेट के पास जाएगा एंड द मैजिस्ट्रेट इज ड्यूटी बाउंड टू कंडक्ट अ हियरिंग। जब वो मैजिस्ट्रेट के पास जाएगा तो मैजिस्ट्रेट को उसका ग्राउंड सुनना पड़ेगा, वो क्या आर्ग्यूमेंट्स दे रहा है वो सुनना पड़ेगा, ठीक है। और उसको सुनने के बाद अगेन मैजिस्ट्रेट के पास ये डिस्क्रिशन है कि ही कैन टेक कॉग्निजेंस और ही में रिफ्यूज टू टेक कॉग्निजेंस। कभी कभार ऐसा भी होता है कि प्रोटेस्ट पिटीशन को मैजिस्ट्रेट कंप्लेंट में भी चेंज कर देते हैं, ठीक है। जब आप कंप्लेंट प्रोसीडिंग पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे इसका मतलब क्या है, ठीक है। कई बार वो क्या करते हैं, प्रोटेस्ट पिटीशन को कंप्लेंट में भी चेंज कर देते हैं, ठीक है। अगर आपको प्रोटेस्ट पिटीशन का अधिकार मिला है तो ये अधिकार आपको विद इन 7 डेज एक्सरसाइज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपको पता चल जाए कि आपने जो इंफॉर्मेशन दी थी बेस्ड ऑन दैट द मैजिस्ट्रेट हैज रिफ्यूज टू टेक कॉग्निजेंस, तो विद इन 7 डेज आपको मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोटेस्ट पिटीशन लॉन्च करना है। अगर 7 दिन से ज़्यादा टाइम निकल गया तो उसके बाद यू विल लूज योर राइट ऑफ प्रोटेस्ट पिटीशन, मतलब लूज नहीं हो जाता है, मतलब वहां पर फिर आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आपको 7 दिन से ज़्यादा का टाइम फ्रेम क्यों लग गया मैजिस्ट्रेट को अप्रोच करने के लिए। और अगेन अगर कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन मैजिस्ट्रेट को मिल जाती है तो ही विल टेक द प्रोटेस्ट पिटीशन एंड ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, या फिर उसको कंप्लेंट प्रोसीडिंग में चेंज कर दें, जो भी उनका डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। ये क्लियर है आपको प्रोटेस्ट पिटीशन। अब आगे बढ़ते हैं। सबसेक्शन 3, वेयर अ सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस हैज बीन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 158, the report shall in any case in which the state government by general or special order so directs be submitted through that officer, and he may, pending the orders of the magistrate, direct the officer in charge of the police station to make further investigation। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे ये कह रहा है, आपको याद है ना सेक्शन 157 के अंदर हमने पढ़ा था, मैं ये सारी चीजें हटा दे रहा हूँ। अगर आपको याद हो तो हमने सेक्शन 157 के अंदर पढ़ा था कि पुलिस ऑफिसर या तो इन्वेस्टिगेशन खुद कर सकते हैं या तो किसी सबऑर्डिनेट ऑफिसर को अपॉइंट कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, ठीक है। इन बोथ द केसेस पुलिस ऑफिसर के पास ये डिस्क्रिशन है कि वो या तो इन्वेस्टिगेशन तुरंत चालू ना करें, ठीक है, या फिर वो इन्वेस्टिगेशन क्लोज भी कर सकते हैं, ठीक है। या तो वो इन्वेस्टिगेशन को तुरंत चालू ना करें या फिर वो इन्वेस्टिगेशन को क्लोज भी कर सकते हैं। अगर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन क्लोज किया है सो उनको एक रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है अंडर सेक्शन 158, ठीक है, टू द सुपीरियर पुलिस ऑफिसर। उसके बाद वो रिपोर्ट जाती है मैजिस्ट्रेट के पास, ठीक है। मैजिस्ट्रेट उस रिपोर्ट से बाध्य नहीं है, वो उस रिपोर्ट, अगर मान लीजिए बी के अंदर इन्वेस्टिगेशन क्लोज कर दी गई थी तो मैजिस्ट्रेट जो है वो अगेन इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर दे सकते हैं, या फिर वो इंक्वायरी भी कंडक्ट कर सकते हैं, या तो खुद कर सकते हैं या फिर किसी सबऑर्डिनेट मैजिस्ट्रेट को अपॉइंट कर सकते हैं टू कंडक्ट द इंक्वायरी। यहाँ पे क्या बोलता है कि अगर मैजिस्ट्रेट ने 158 के वर्चू से किसी सुपीरियर पुलिस ऑफिसर को अपॉइंट किया इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, मतलब सपोज उनको लगता है कि 157 के अंदर जो पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन करने की जो पावर मिली थी, मतलब जो वो प्रोसीजर फॉलो कर रहे थे वो गलत था, तो मैजिस्ट्रेट ने क्या किया, एक सुपीरियर पुलिस ऑफिसर को ऑर्डर दे दिया कि इस मैटर में तुम इन्वेस्टिगेशन करो, ठीक है। तो यहाँ पर जो सुपीरियर पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहे होंगे ही विल सबमिट द चार्जशीट या फिर क्लोजर रिपोर्ट, वॉट एवर द कंक्लूजन इज, ठीक है। In any case in which the state government by general or special order so directs be submitted through that officer, and he may, pending the orders of the magistrate, direct the officer in charge of the police station to make further investigation, ठीक है। यहाँ पर यही बोल रहा है कि अगर एक सुपीरियर पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर रहे हैं ऑन द ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट, तो जो चार्जशीट और क्लोजर रिपोर्ट होगी इट विल बी सबमिटेड बाय द सुपीरियर पुलिस ऑफिसर, और जब तक मैजिस्ट्रेट उस डॉक्यूमेंट को पेरूज करेंगे, उस रिपोर्ट को पेरूज करेंगे, उस टाइम तक सुपीरियर पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर है, ये अथॉरिटी है कि वो जो उनसे सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर है, दैट इज ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, उनको फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने का भी ऑर्डर दे सकते हैं। एंड अगेन इट इज डिस्क्रिशनरी, मतलब उनको लगता है कि देयर आर सम मोर एस्पेक्ट्स दैट नीडेड टू बी इन्वेस्टिगेटेड, तो जो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन है उनको वो ऑर्डर दे सकते हैं कि वो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करें, ठीक है। पेंडिंग द ऑर्डर्स ऑफ द मैजिस्ट्रेट का मतलब मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या है। बेसिकली जब यहाँ पर चार्जशीट सबमिट होती है तो यहाँ तक आपका इंक्वायरी चलता है और फिर आपका विद द फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस ट्रायल शुरू हो जाता है, ठीक है। तो जो ये आपका इंक्वायरी का टाइम फ्रेम है ना, इस बीच में पुलिस ऑफिसर के पास फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने की पावर है,
ये जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन का जो सीन है ना, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, अभी ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। जो आपका फर्दर इन्वेस्टिगेशन का सीन है इसको नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। क्लियर है आपको? ठीक है, मैं बस आपको बता रहा। तो जो आपका ये इंक्वायरी का फेज है, जब तक मजिस्ट्रेट ऑर्डर ना दे दे कि मैं फ्रेमिंग ऑफ चार्ज कर रहा हूँ और ट्रायल शुरू कर रहा हूँ, तब तक पुलिस ऑफिसर अगर चाहें तो चार्जशीट के सबमिशन के बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं। एंड आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ फर्दर इन्वेस्टिगेशन एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट सबमिट होती है, ठीक है। वो हम लोग इस पर जाएंगे अच्छे से। बेसिकली यहाँ पर सबसेक्शन 3 ये कहना चाहता है कि अगर कोई सुपीरियर पुलिस ऑफिसर हैं, ठीक है, उनको अपॉइंट किया गया अंडर सेक्शन 158 बाय द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट, ठीक है, तो वो सुपीरियर पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद चार्जशीट भी खुद ही सबमिट करेंगे, ठीक है, मजिस्ट्रेट को। और जब तक मजिस्ट्रेट का कोई ऑर्डर नहीं आ जाता है कि हम ट्रायल को शुरू कर रहे हैं, उस दौरान वो सुपीरियर पुलिस ऑफिसर जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर है, दैट इज ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, उनको ऑर्डर दे सकते हैं कि देयर आर सम मोर एस्पेक्ट्स दैट नीडेड टू बी कवर्ड, तो यहां पर तुम फर्दर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करो। क्लियर है आपको ये चीज? ठीक है, याद रखिएगा यहां पे द फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज बीइंग कंडक्टेड ऑन द ऑर्डर ऑफ द सुपीरियर पुलिस ऑफिसर। मैं फिर से बताऊंगा आपको ये बात मैंने क्यों बोला है, ठीक है, अभी जब हम लोग फर्दर इन्वेस्टिगेशन पढ़ेंगे। सबसेक्शन 4, whenever it appears from a report forwarded under this section that the accused has been released on his bond, the magistrate shall make such order for the discharge of such bond or otherwise as he thinks fit। अब देखिए ये क्या बोलता है, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान समझिएगा इस सेक्शन को। Whenever it appears from a report forwarded under this section that the accused has been released on his bond, the magistrate shall make such order for the discharge of such bond or otherwise as he thinks fit। अगर एक्यूज्ड बॉन्ड पर रिलीज्ड है, ठीक है, बॉन्ड पर रिलीज्ड है, उसको ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन कस्टडी में नहीं रखा गया था, उसकी बॉन्ड को एक्सेप्ट कर लिया गया था एंड ही वाज बीइंग रिलीज्ड, ठीक है। हाँ, मतलब ऑब्वियस सी बात है, जो रिपोर्ट सबमिट होती है वहां पर आपको बताना पड़ता है कि जो एक्यूज्ड है उसको बेल या फिर बॉन्ड पे छोड़ा गया है कि नहीं गया, ये आपको मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करना पड़ता है। अब ध्यान समझिएगा, जब चार्जशीट सबमिट हो जाती है तो ये मजिस्ट्रेट का डिस्क्रिशन होता है कि वो चाहे तो जो बॉन्ड इशू किया गया था बेस्ड ऑन विच द एक्यूज्ड वाज गिवन हिज लिबर्टी, उसको डिस्चार्ज भी कर सकते हैं, मतलब उसको खारिज कर सकते हैं, बॉन्ड को खारिज कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर उनको लगता है कि ठीक है बंदे को लिबर्टी दे के रखो, ये अभी तक जो इसका व्यवहार है वो काफ़ी इस तरीके का है कि जब भी इसको बुलाया जाता है ये इंक्वायरी या फिर ट्रायल के टाइम फ्रेम पर अपनी प्रेजेंस को इंश्योर करता है, ठीक है। तो यहाँ पर बॉन्ड को डिस्चार्ज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो इंसान आ जाता है टाइम से जब भी उसको बुलाते हैं, ठीक है। तो सबसेक्शन 4 ये कहता है कि चार्जशीट में आपको ये चीज़ बताना पड़ेगा कि जो एक्यूज्ड है उसको बॉन्ड या फिर बेल पे छोड़ा गया है कि नहीं छोड़ा गया है, ठीक है। और अगर एक्यूज्ड को बॉन्ड पर छोड़ा गया है तो आफ्टर द सबमिशन ऑफ द चार्जशीट मजिस्ट्रेट के पास ये डिस्क्रिशन है कि वो बॉन्ड को डिस्चार्ज कर सकते हैं या फिर वो बॉन्ड को एज इट इज रहने दे सकते हैं, बिकॉज जो एक्यूज्ड है वो ऐसी टेंडेंसी शो कर रहा है कि वो ट्रायल और इंक्वायरी के टाइम फ्रेम पर अपनी प्रेजेंस को इंश्योर करेगा। तो वहां पर क्यों फिर बॉन्ड को डिस्चार्ज किया जाए? मैंने आपको बताया था ना कि आफ्टर द सबमिशन ऑफ चार्जशीट द अरेस्ट मस्ट नॉट बी ऑटोमेटिक। कौन सा केस था? सिद्धार्थ वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है, दैट वाज 2021 सुप्रीम कोर्ट आई गेस। क्लियर आपको ये चीजें? ठीक है, सबसेक्शन 4 तक हमने कर लिया। अब सबसेक्शन 5 से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। इसके साथ हम लोग 207 एंड 208 को ही पढ़ेंगे एंड अलॉन्ग विद दैट वी विल कवर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। सो टिल देन थैंक यू सो मच, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।